हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। लोको पायलट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप 2024 में CBT 1 का। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देने में आपको किस बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो बात है वो क्या है, आपका रिवाइज कर लीजिए फुल सिलेबस को पैटर्न के अनुसार, जिसमें मैथ रीजनिंग 45 नंबर का हो गया, साइंस आपका 20 नंबर का हो गया और करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस आपका हो गया 10 नंबर का। पूरा चीज़ को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है और 1 महीने में पूरा मैथ, जैसे कि जब आप पढ़ने बैठिए तो रिवाइज का तरीका ये होना चाहिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठिए तो आप पहले ही सोच लीजिए कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं अभी 1 घंटे का समय है या फिर 2 घंटे का या 2.5 घंटे का या फिर 3 घंटे का। तो मान लीजिए कि आप बनाते हैं 2 घंटे का शिफ्ट, ठीक है। 2 घंटे का आप एक शिफ्ट बना रहे हैं कि हम अभी 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाइए। आप मैथ उठाइए या फिर रीजनिंग उठाइए या फिर साइंस में फिजिक्स उठा लीजिए, केमिस्ट्री उठा लीजिए या करंट अफेयर्स उठा लीजिए। आपको ज़्यादा क्वेश्चन के डीप में नहीं जाना है। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो आपको नज़र में, बस पहली नज़र में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पूरा सिलेबस को बस आपको रिवाइज का मतलब क्या, एक नज़र सिर्फ आपको देखना और आपकी नज़र वहीं पे अटकनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन बार बार फंसाता हो। जो क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे हो नहीं पा रहा है, उसको बस रिवाइज कीजिए। यानी 2 घंटे के पीरियड में मैथ को पूरा देख लीजिए, या फिर मैथ अगर पूरा 30 चैप्टर नहीं देख पा रहे हैं तो 10 चैप्टर देख लीजिए। फिर अगले 2 घंटे में 10 चैप्टर देख लीजिए, फिर अगले 2 घंटे में 10 चैप्टर देख लीजिए। इससे क्या हुआ कि आप पूरे 1 दिन में मान लीजिए मैथ का रिवाइज कर लीजिए, तो वो आपका एक बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ 1 महीने तक रहती है। फिर आप बैठे तो एक बार तो पूरा रीजनिंग देख लीजिए, फिर पूरा साइंस देख लीजिए, बस एक नज़र ऊपर से लेकर पूरा सिलेबस देख लीजिए, है ना। ये बेहतर तरीका होता है। अन्यथा क्या होता है, जब जैसे आप पहले पढ़ते थे, आप अभी जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो टाइमिंग को ज़रूर रखें साथ में, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और समय का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। तो टाइमिंग को जरूर रखें कि 1 घंटा के लिए बैठे हैं तो 1 घंटा में 10 चैप्टर मैथ का निकाल ही लेंगे, या फिर कोई एक सेट बनाने के लिए बैठे हैं तो हम 1 घंटे में हम एक पूरा सेट को बना लेंगे। टाइमिंग को जरूर अभी साथ में रखिए और उस हिसाब से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा फोकस कहाँ पे करिए, मैथ रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो साइंस पे कर लीजिए अच्छे से फोकस। मैथ रीजनिंग साइंस अच्छे हैं तो करंट अफेयर्स तो सभी स्टूडेंट को एग्जाम टाइम में पढ़ना ही चाहिए। तो अब देखिए करंट अफेयर्स में आपको कहाँ पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ALP जो वैकेंसी है वो है जनवरी की वैकेंसी, जनवरी 2024 की वैकेंसी। तो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है ज़्यादातर जो चांस बनता है वो जनवरी के आसपास का पूछेगा। दिसंबर 2023 का पूछ ले, नवंबर 2023 का पूछ ले, जनवरी पूछ ले, फरवरी पूछ ले, यानी जनवरी के आसपास का पूछ ले। ऐसा ज़्यादा चांस बनता है। हो सकता है कि 1 महीना पहले का ही पूछ ले, लेकिन हमने ज़्यादातर एग्जाम में ये देखा कि नोटिफिकेशन जिस डेट की होती है तो उसी महीने के आसपास का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। हालांकि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आएगा, 10 में से 6 क्वेश्चन प्रॉपर करंट अफेयर्स होगा और 4 क्वेश्चन आपको GS का इधर उधर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से, इस तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए दूसरा तरीका ये होता है, समस्या ये आती है स्टूडेंट के साथ में कि एग्जाम सिटी और एग्जाम सेंटर, इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि चलो यार एग्ज़ाम पास में ही है और एग्ज़ाम के दिन ही ट्रेन से जाया जाएगा, या फिर एग्ज़ाम से जाते हैं रात में जाएंगे ट्रेन से और रात में स्टेशन पे सो जाएंगे और उसके बाद अगले दिन एग्ज़ाम देकर फिर वापस आ जाएंगे। आप वापस आने का आपका कोई भी तरीका हो, लेकिन मेरा तरीका आप ये मानिए, 1000, 2000, 3000, 5000 का खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक रूम रेंट आप 100% रखिए। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता हो उस शहर में और उसके घर पे एक एक्स्ट्रा रूम हो तो आप उसके यहाँ पे जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जाइए। या फिर आपके गांव से 2-3 स्टूडेंट हैं और सेम सिटी में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप उसका लिहाज मत कीजिए कि सब लोग साथ ही जाएंगे, साथ ही एग्ज़ाम दे के आएंगे। अगर आप उस स्टूडेंट के साथ में कंफर्टेबल हैं तभी आप उसके साथ में जाइए, क्योंकि आपको नौकरी आपकी खुद की चाहिए, आपके खुद के लाइफ मतलब कि दाव पे लगी हुई है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी कंजूस दोस्त के साथ चले गए, वो बोले कि चलो यार 400 रुपये में होटल लेने से ज़्यादा बेहतर है कि प्लेटफॉर्म पे ही रात गुजारा जाए, 5-6 घंटे में क्या बीत जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपके एग्ज़ाम पे। अब फिर एग्ज़ाम के बाद आप सोचिए कि चलो यार चिड़िया चुग गई खेत, फिर अब पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ
कि आपको करना ये चाहिए कि आपको एक फ्रेश एक दिन आप पहले जाइए, ठीक है। एक दिन आप पहले जाइए एग्ज़ाम। अगर आपको कोई दोस्त है जिसके साथ आपकी अच्छे बनती है तो ही आप उसके साथ जाइए, अन्यथा आप अकेले जाइए या फिर आप अपने गार्जियन के साथ जाइए, मम्मी पापा या फिर भाई बहन, कोई भी आपके साथ हो जो आपको असिस्ट कर सके। या फिर आप अगर अकेले रहने में कंफर्टेबल है तो नो प्रॉब्लम, आप अकेले जाइए, हम आपको यही सजेस्ट करते हैं। तो आप जाइए, एक अच्छा सा क्या रूम ले लीजिए और आपको 500 700 1000 1200 तक में आपको एसी रूम आ जाएगा। आप आराम से रहिए और आपको फुल नाइट जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम से एक दिन जो पहले का जो समय होता है 5-6 घंटे का अच्छी नींद ले लीजिए, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से जस्ट 2-3 घंटे पहले आप कुछ भी पढ़ाई नहीं करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है आप 5 साल पहले क्या पढ़े थे वो सब एग्ज़ाम में आता है। हाँ, आपको लगता है कि कुछ टॉपिक को देख लेना चाहिए, यानी आपको एग्ज़ाम का प्रेशर आपको एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो होगा देखा जाएगा, ये ठीक है। आप रूम ले लीजिए, वहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रख लीजिए। और कोई अगर आपको साथ में जा रहा है तो मोबाइल फ़ोन या फिर बैग उसको थमा करके आप सेंटर में जाइए, फ्रेशली एग्ज़ाम दे लीजिए। या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन या फिर बैग का टेंशन है तो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे होती है वहाँ पे रखने की व्यवस्था होती है, आप वहाँ पे जाकर रख दीजिए आराम से, उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो अलग अलग मैटर है, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल बात यह है कि आप एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचिए, एग्ज़ाम सेंटर को जा कर के प्रॉपर देख लीजिए, ठीक है, कि हमारा यही एग्ज़ाम सेंटर है, जगह देख लीजिए। वरना दूसरे तरीका में क्या होता है कि बस से या ट्रेन से जाते हैं उस सिटी में और सेम नाम का, एक ही नाम का कॉलेज भी होता है, हाई स्कूल भी होता है, इंटर कॉलेज भी होता है, प्ले स्कूल भी होता है, बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं और आपका टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वैल्यू होता है और आप टाइम पे मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाइएगा। तो इसलिए एक दिन पहले चल जाइए, एग्ज़ाम सेंटर देख के आ जाइए, उसी के आसपास में रूम ले लीजिए 1-2 किलोमीटर के अंतर में, फिर आप रूम पे आराम से रहिए, नहाइए और ये सारी चीज़ें कर लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात हो गई। अब देखिए स्टूडेंट को और क्या मतलब कि माथा मतलब कि पूरा तरह से मतलब आपका जो सर जो है मतलब कि प्रेशराइज हो जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, आप मान लीजिए फ्रेशर, आप बिल्कुल पहली बार जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि एक से बढ़कर एक वीआईपी से वीआईपी लोग वहाँ पे आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उसका बैकग्राउंड पता करने पे देखने से लगता है कि यार इतना बड़ा पढ़ाकू है, अभी इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर के एग्ज़ाम सेंटर के बाहर में वो एग्जाम मतलब कि पढ़ाई कर रहा है। तो आपके मन में ये भावना आएगी यार मुझसे बेहतर पर्सनालिटी तो उसकी है, उसका होगा कि मेरा होगा। बस यहीं पे आप एग्ज़ाम का जंग हार जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना है, आपकी तैयारी अच्छी हो या फिर नहीं हो। देखिए एग्ज़ाम जो होती है वो एक क्रिकेट मैच की तरह होती है। बल्लेबाज को आता सब कुछ है, रन बनाएगा, तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको वहाँ पे अपना परफॉर्म करना है। आप एक प्लेयर की तरह है। आप उस एग्ज़ाम सेंटर में वो आपका जो 75 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है। आपको किसी को देख करके ये नहीं जज करना है कि यार उसका होगा कि मेरा होगा। इसी बात में आप टेंशन में आ गए, यार उसका वो तो लगता है यूपीएससी का विद्यार्थी है, अभी तो हम आईटीआई पास करके ही आए हैं। या फिर सोचिए कि यार वो लोग तो बीटेक किया है, आईआईटी से किया है, वो सीबीएसई का विद्यार्थी है, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है, हम तो कुछ में गाँव के पढ़े हुए सरकारी स्कूल के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मन में। तो निगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। और एक बात कि एग्ज़ाम में लोग सोचते हैं क्या कि एग्ज़ाम देने तो आए हैं, 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, पता नहीं मैं लोको पायलट बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा। इसका टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लोको पायलट बनना तो दूर की बात है, आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट मानिए और क्वेश्चन को मानिए क्या कि हमारा पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उसको बना लेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है उसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे। यही तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन को बनाते समय कभी अपने आप पे ये हावी मत होने दीजिए कि मेरा लोको पायलट होगा कि नहीं होगा, लोको पायलट में पता नहीं मेरा रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। रिजल्ट की चिंता आप छोड़ दीजिए। आपका माइंड हमेशा इस बात पर फोकस रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन बना रहे हैं क्वेश्चन को हमें बनाना है सिर्फ,
हमको रिजल्ट से मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन बनाना है। 75 नंबर में हमको 50, 55, 60 जितना मैक्सिमम हो सके 75 नंबर ले आए, बस हमको नंबर लाना है। हमको बस नंबर लाना है, हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है। रिजल्ट बाद की चीज़ है, देखी जाएगी। तो ऐसा माइंडसेट रखिएगा तो आपका एग्जाम में मतलब क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपका वहाँ पे सही होने की चांस ज़्यादा होगी, गलत होने की चांसेस कम होगी। ये तो रही बात कि आपका माइंड मेकअप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आए तो इसको दोबारा देख लीजिए। आपको कोई दिक्कत आ रही तो हमें इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ लीजिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसी वीडियो को हम दोबारा से बनाएंगे ताकि आप लोग को समझा सके कि एग्ज़ाम टाइम में क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई आपका 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है क्या कि आपको बस रिजल्ट निकालना है तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते क्योंकि उसको करने आता ही नहीं है। तो आप लोग कभी अगर ग्रुपिंग किए होंगे 10-20 स्टूडेंट के बीच में, अगर कभी आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पे तो आप कोशिश किए हो कि हम इस एग्ज़ाम में टॉप कर जाए, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा माहौल मान लीजिए अभी तक नहीं मिल पाया हो। आप बिल्कुल पहली बार जा रहे एग्ज़ाम देने के लिए और आपको तैयारी बहुत अच्छी है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है वो आप जान लीजिए कि हमने ज़्यादातर स्टूडेंट को देखा है 90 से 95% स्टूडेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि 60 मिनट का समय है और 75 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और उसका 60 नंबर, 65 नंबर या 62 नंबर जाते जाते स्टूडेंट जो है फुल स्टॉप कर जाते हैं। उसके बाद उसको टाइम ही नहीं बचता है कि वो लास्ट के 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन देखने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं बचता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा कुछ स्पेशल टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है, टेक्निक है, उसको अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, जो 60 मिनट का जो समय है ना वो हमारे तरीके के अनुसार अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो देखिए 60 मिनट को हम 3 भाग में बांटेंगे, 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट। पहला 20 मिनट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करनी है और क्वेश्चन नंबर 75 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करनी है, जो भी क्वेश्चन आपको ईजी मिले, हल्का क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आंसर मार दिए बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का कथन कारण वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ने में ही 2 मिनट का समय लग जाता है, उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइए, 4 पे जाइए। इस तरह से आप 20 मिनट के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक पहुँच जाइए। और पहली बार में जो बनने बस क्वेश्चन को नज़र के साथ एक नज़र में देखे बन जाएगा। तो उस तरह क्वेश्चन को 20 मिनट का समय दीजिए, 18 मिनट, 20 मिनट या 22 मिनट का समय दीजिए और 1 से लेकर 75 तक आप बना लीजिए, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व। जो लास्ट में जो 5-10 क्वेश्चन बनाने के लिए जो 90% स्टूडेंट को टाइम नहीं बच पाता है, वो प्रॉब्लम आपका दूर हो गया। 5-7 नंबर वहाँ से आप एक्स्ट्रा गेन कर लिए हैं। अब अगले 20 मिनट में आप क्या कीजिए, अब दोबारा से मैथ वगैरह का जो क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए टाइम मांगता है, उसको आप बना लीजिए अगले 20 मिनट में। अब जो लास्टिंग का जो 20 मिनट आपका जो है 40 मिनट खर्च हो जाएगा और आप अब तक लगभग 55 से 60 क्वेश्चन तक बना चुके होंगे, 60 या 65 क्वेश्चन तक आप बना चुके होंगे। अब जो लास्ट के जो 20 मिनट बचा है, जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो भारी से भारी क्वेश्चन है, उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा आपका टाइम मैनेजमेंट का तरीका। इस चीज़ को आप खुद से अभी आज ही मतलब घर पे ही आप इसको ट्राई करके देखिए, टाइमर लगा के आप इसको ट्राई करके देखिए, बन जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है घड़ी ले जाना अलाउड नहीं रहता है, लेकिन स्क्रीन पे जो है ना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में टाइम दिखते रहता है कि आपका इतना समय चल गया, इतना समय चल गया। एक बात का और आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस समय क्या होता है कि आप जब हम एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाते हैं ना तो टाइम हमें पता ही नहीं चलता कि यार 5 मिनट लग गया, ये क्वेश्चन नहीं बना, 2 मिनट लग गया, 5 मिनट लग गया, तो इससे पता नहीं चलता। या फिर हो सकता है बहुत बार क्या बगल वाला जो स्टूडेंट होता है या सामने वाला होता है या इंस्ट्रक्टर होता है, वो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं कभी साइन करने के नाम पे। कभी बगल वाला स्टूडेंट आपसे पूछ लिया कि यार बताओ ना इसका आंसर क्या होगा, तो आपको उसको सीधा सीधा मना करना है। आपको अपने पे फोकस रखना है और घड़ी को हमेशा हमेशा देखना है, बारंबार आपको घड़ी देखना है। क्वेश्चन बनाया घड़ी देखे, क्वेश्चन बनाया घड़ी देखे, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो हो जाता है आप क्वेश्चन को बनाने में, तो आपको अपने आप पे प्रेशर नहीं लेना है, क्वेश्चन को बस धीरे धीरे अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना है। क्रिकेट मैच जब आप देखें तो देखते हैं जब विकेट गिर जाती है तो बल्लेबाज धीरे धीरे खेलता है, जब वो जम जाता है तो तेज़ी से रन बना लेता है।
वही तरीका आपको यहाँ पे भी अपनाना है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट तो हो गया, और एक स्पेशल चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो है 100% OMR आंसरिंग। 100% OMR। अब देखिए 100% OMR आंसरिंग। आप सोचेंगे यार ये क्या बकवास किया जा रहा है कि 75, हम आपको बोल रहे हैं कि 75 में 75 क्वेश्चन को बना के आइए, भले निगेटिव मार्किंग है। तो अब यार ये क्या मतलब हुआ, कहीं मेरा 50 नंबर सही हो रहा है, 20 नंबर में मेरा 20 क्वेश्चन गलत हो गया तो 6 नंबर मेरा कट ही जाएगा, तो आएगा 44 नंबर। इससे बेहतर है कि 50 में 50 ही नंबर बनाए। तो आपको हम समझा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है कि एक नेगेटिव मार्किंग पे 1/3 नंबर मेरा कट जाता है, ठीक है। और अगर हम सही करते हैं तो हमको 1 नंबर मिलता है, सही करने पे 1 नंबर मिलता है, और गलत करने पे 0.3 नंबर कट जाता है, यानी आपका 3 गलत पे 1 सही नंबर वाला कट जाती है। अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C और D। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्वेश्चन को बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो सभी के सही होने के ये चांसेज है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A के सही होने के चांस है 25%, 25%, 25% और 25% चांस है कि A सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा, C सही होगा या फिर D सही होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको चारों का 4 ऑप्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप कुछ भी मान लीजिए कि इस तरह का है ना, आप मान लीजिए अंदाज से या तुक्का लगा रहे हैं, 4 क्वेश्चन लगा रहे हैं, बिल्कुल अंदाज से मार रहे हैं 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में मैथ के अनुसार, प्रोबेबिलिटी के अनुसार एक तो सही होगा, है ना। मतलब कि मैथ ही आपको बोल रहा है कि 4 है तो 1 तो सही होने की चांस है। तो यानी कि 4 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आपका 1 नंबर आ रहा है और 3 आपका गलत हो जाएगा। तो 3 में कितना कट जाएगा, 0.3, यानी 1 नंबर आपका कट गया, तो वैसे भी आपको 0 ही आ रहा है ना। मैथ का अनुसार आपका 0 ही नंबर आ रहा है। अब देखिए क्या ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आपका 4 के 4 ऑप्शन आप नहीं जानते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको पहले से पता या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस केस में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन को सही होने की चांस कितना होता है, 50%, और गलत होने की चांस कितना होता है, 50%। तो आपको अगर इस तरह का 2 क्वेश्चन मिलता है तो 1 नंबर तो सही होगा ही, 1 सही हो गया, 1 हो गया गलत, यानी कि 1 नंबर आपको आया और 0.3 पॉइंट आपका कट गया, यानी कि 0.6 नंबर आपका प्रॉफिट में है आप, है ना। तो यानी ये समझिए कि यह एक जुआ का गेम है, कोई एक गेम है जिसमें कि आपके गलत होने पे 0.3 यानी 33 पैसा कोई लेता है, और आप अगर जीत जाते हैं तो आपको 1 रुपया देता है। तो हमें यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, 300% का फ़ायदा है। हम हारे तो हमको 33 पैसा गया और जीते तो हमें 1 रुपया गया। तो इस तरह से अगर हम 3 बार गेम खेलेंगे तो एक बार तो जीतने की चांस है ही। तो ये तरीका आप अपनाइएगा तो आपका मतलब कि बिल्कुल आंसर जो है ना। अब देखिए इस प्रेशर में कि नेगेटिव नहीं लेना है, कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि उसको क्वेश्चन आता है कि हमको ऑप्शन ए होगा ही होगा, लेकिन वो इस डर से ऑप्शन ए नहीं मार पाते हैं कि चलो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100% OMR आंसरिंग आप करने के मूड में हैं तो इसमें क्या हो कि आप बेझिझक जो आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी होगा तो होगा, बी आप रख दिए। तो ये इस तरह से ये सब फ़ायदा होता है। तो आप आपके घर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि 75 क्वेश्चन में दो OMR रखिएगा, एक में आप बिल्कुल सेफ मारिएगा, एक में आप मारिएगा हमारा तरीका से। तो देखिए आपको हमेशा मेरा तरीका में आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा, फ़ायदा ही होगा। आप मान लीजिए 55 में 55 रंग देते हैं तो 55 में 55 नंबर लाना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। आपका कितना भी जानते हैं फिर भी क्वेश्चन गलत होता ही होगा। मान लीजिए इसमें 5 नंबर आपका गलती हो गया तो 50 नंबर में 48 आ गया, 48 आ गया, ठीक है। अगर आप मान लीजिए हमारे तरीका हम बनाते हैं 75 में 75 बनाते हैं तो आप यहाँ पे जो 50 नंबर सही करते हैं वो तो आपका 50 नंबर आएगा ही, ठीक है।
अब जो बच गया 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन बहुत सारा होगा, 50% वाला बहुत सारा होगा, 3 ऑप्शन वाला बहुत सारा होगा, 4 ऑप्शन वाला। तो आप देखिएगा आपको हमेशा 48 नंबर से तो कहीं आपको ज़्यादा ही नंबर मिलेगा। आप इसको खुद से घर पर प्रैक्टिस कीजिए, 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, 10 सेट में प्रैक्टिस कीजिए। OMR 100% OMR आंसरिंग तकनीक आपको हम जो बताएं कि एग्ज़ाम सेंटर में कैसा बिहेव रखना है, क्या सब चीज़ें रिवाइज करनी है, आपको क्या सब चीज़ से नहीं घबराना है, ये सब चीज़ें करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, 100% OMR आंसरिंग करना है। आपको भले ये तरीका अगर आपको पसंद नहीं हो 100% OMR आंसरिंग, ये आपको रिस्की लग रहा हो तो ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का तरीका हमने अच्छा बताया। हमने आपको एग्ज़ाम सिटी के बारे में, आपको वहाँ पे जाने के बारे में, ये सब चीज़ें आपको अच्छी बताई। आपको अच्छे से नींद लेना है, आपको घबराना नहीं लोगों को देख करके, यही सब चीज़ें एग्ज़ाम में देखी जाती है। और ऐसे क्या होगा कि आप अगर पहली बार जा रहे एग्ज़ाम देने के लिए और आपको यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर आपको यही सब चीज़ें सीख मिलती है। जो जितनी बातें अभी हम आपको बताए हैं ये सब चीज़ आपको सीख मिलती है, इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है। फिर आप इस चीज़ को अगले एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है 5 साल का और समय बीत जाए। तो इसलिए उस समय को बचाने के लिए हम आपको जितना चीज़ बताएं उस चीज़ को बस आप फॉलो कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर पूछ लीजिए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास अभी भी 1 महीने का समय है, आप लोग हमारे यहाँ से मास्टर नोट्स मंगवा करके उसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपका रिजल्ट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस काफ़ी है। 2014 में मेरा ALP रिजल्ट है, 2019 वाले में रिजल्ट है, इसके अलावा मेरा SSC LDC है। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट का हम रिजल्ट दिलवा चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे नोट से पढ़ा है, हमसे कोचिंग पढ़ा है, उसको 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट हो गया है। चाहे वो गुड्स गार्ड बना हो, चाहे स्टेशन मास्टर बना हो, चाहे टेक्नीशियन गया हो, चाहे RPF में गया हो, चाहे ग्रुप D में ही क्यों ना गया हो, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हो जाता है। तो आप लोग ALP एग्ज़ाम को देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए हमारे नोट्स में से। और आने वाले एग्ज़ाम होती है जो कि NTPC है, RPF है, हर एक रेलवे एग्ज़ाम को हम कवर करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस तरह का वीडियो हम 5 साल पहले बनाए थे, आज बनाए हैं। और आप लोग के कुछ सवाल होंगे तो हम इस वीडियो को दोबारा ही बना सकते हैं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले कुछ ऐसी बातें जिसको ध्यान में रख के आप एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच। आपको हमारी बातें पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। और हम 100% दावा के साथ बोल रहे हैं, ये जितनी सारी चीज़ें अभी हम आपको बताए हैं किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने अपने एक्सपीरियंस पे, अपने यानी गौर करने की बातों पे हमने ध्यान दे करके बनाई है। आप लोग के लिए हम बिल्कुल सदा समर्पित है। थैंक यू सो मच।